नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में बताएंगे तथा ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की दूसरी वीडियो है, यानी पार्ट दूसरा। हमने कार्बोहाइड्रेट की पहली वीडियो यानी पार्ट पहले में कार्बोहाइड्रेट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी बेसिक डेफिनेशन और इसके पूरे एग्जाम्पल बताए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कितने आधार में किया जा सकता है और किस आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या होता है पहले ये बताएंगे कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से तात्पर्य, जब किसी चीज के बहुत सारे प्रकार होते हैं तो उन प्रकारों को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें विभिन्न आधारों जैसे उत्पत्ति के आधार पर, प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, गुणों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और विभिन्न आधार पर किया गया यह विभाजन ही क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहलाता है। तथा यदि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दो आधार में किया जा सकता है। नंबर एक भौतिक गुणों के आधार पर और नंबर दूसरा रासायनिक गुणों या अणु संरचना के आधार पर। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन है भौतिक गुणों के आधार पर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का भौतिक गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन बताने से पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं। किसी पदार्थ के जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक भौतिक गुण और नंबर दूसरा रासायनिक गुण। किसी पदार्थ के वे गुण जो उसकी अवस्था, रंग, रूप, आकृति और उसकी बाह्य संरचना पर निर्भर करते हैं उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस। कोई पदार्थ ठोस होता है तो कोई द्रव होता है तो कोई गैस होता है। क्रिस्टली, अक्रिस्टली वे पदार्थ जिन्हें दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं और वे पदार्थ जिन्हें दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। लेता तथा अविलेता वे पदार्थ जिन्हें घोला जा सके विलेय होते हैं तथा जो पदार्थ घोले ना जा सके अविलेय होते हैं। सुचालक तथा कुचालक जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह हो जाता है सुचालक कहलाते हैं और जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। ये सब क्या थे? ये हैं पदार्थों के भौतिक गुण। अब भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाए तो इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शर्कराएं या शुगर, इन्हें शुगर भी कहते हैं। शर्कराएं को चीनी भी कहते हैं। यदि इनकी नॉर्मल परिभाषा देखी जाए तो हम चीनी या शुगर का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं तथा जो पदार्थ चीनी या शुगर के समान गुण प्रदर्शित करते हैं वो शर्कराएं कहलाते हैं। जैसे चीनी या शक्कर स्वाद में मीठी होती है, ये जल में विलेय होती है। तथा इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देखी जाए शर्कराएं या शुगर की तो वे पदार्थ को क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं शर्कराएं कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, फ्रक्टोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6 तथा सुक्रोज और इसका सूत्र होता है C12H22O11।
ये सब क्या है? ये शर्कराएं या फिर शुगर के उदाहरण है, जो सब स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील और क्रिस्टलीय होते हैं। तो ये पहला था शर्कराएं। दूसरा प्रकार है अशर्कराएं। ये क्या होते हैं? तो अशर्कराएं नॉन शुगर, वे पदार्थ, यदि नॉर्मल परिभाषा देखी जाए, वे पदार्थ जो शुगर या शक्कर के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते, अशर्कराएं कहलाते हैं। अर्थात जो स्वाद में मीठे ना हो, जल में अविलेय हो, अक्रिस्टलीय हो, तो ये सब क्या होंगे? अशर्कराओं में आएंगे। इनकी एग्जैक्ट परिभाषा देखी जाए तो वे पदार्थ जो अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलेय होते हैं, अशर्कराएं कहलाते हैं। मतलब ये सब क्या करते हैं? शुगर या शक्कर के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उसकी विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्टार्च, जिसका सूत्र होता है C6H10O5 होल N, तथा सेल्यूलोज, जिसका सूत्र होता है C6H10O5 होल N आदि। इसके और भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का पहला भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, जिस आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शर्कराएं और नंबर 2 अशर्कराएं। तो दूसरे आधार पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है रासायनिक गुणों के आधार पर, तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये रासायनिक गुण क्या होते हैं। किसी पदार्थ के वे गुण जो उसकी आंतरिक संरचना, उसकी रासायनिक क्रियाओं तथा उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं, उस पदार्थ के रासायनिक गुण कहलाते हैं। जैसे अपचयन यानी हाइड्रोजन से क्रिया करना, प्रकार ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से क्रिया करना, इसी प्रकार जल से क्रिया करना, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करना, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करना, ये सब पदार्थ के रासायनिक गुण हैं। तथा किसी पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि ये पदार्थ की आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ये स्थायी होते हैं, जबकि पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करें तो पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करने पर उस पदार्थ की मूल अवस्था परिवर्तित हो जाएगी और उस पदार्थ का मूल अस्तित्व भी परिवर्तित हो जाएगा। तो रासायनिक गुण बदलने से पदार्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थे किसी पदार्थ के रासायनिक गुण। अब हम देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपनी सरलतम अवस्था में होते हैं और उस अवस्था को विभाजित नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल 2 होते हैं, नंबर 1 ग्लूकोज और नंबर 2 फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है? C6H12O6 और यही फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6। तथा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ना तो जल अपघटन किया जा सकता है और ना ही इन्हें विभाजित किया जा सकता है, इसलिए दोनों कैसे होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। तो मोनोसैकेराइड के टाइप्स प्रकार देखें तो मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एल्डोस। तथा हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की पहली वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट में इसकी दूसरी नई परिभाषा बताई थी, और कार्बोहाइड्रेट की दूसरी नई परिभाषा के अनुसार वे शर्करा पदार्थ जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो जो हम मोनोसैकेराइड की 2 प्रकार पढ़ रहे हैं, ये दोनों प्रकार कार्बोहाइड्रेट की इस परिभाषा पर निर्भर करते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड का पहला प्रकार होता है एल्डोस, तो वे मोनोसैकेराइड जिनमें
एल्डिहाइड समूह यानी CHO समूह उपस्थित होगा वो एल्डोस कहलाते हैं। और इसका दूसरा प्रकार है कीटोस, और इसका दूसरा प्रकार है कीटोस। कीटोस वो मोनोसैकेराइड होते हैं जिनमें एक कीटोस वो मोनोसैकेराइड होते हैं जिनमें कीटोन समूह होता है। अब एल्डोस की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो अब एल्डोस की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो भी हमने आप लोगों को समझाया कि वे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है एल्डोस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। हमने आप लोगों को मोनोसैकेराइड कितने बताए थे, 2। इसके 2 एग्जाम्पल लिए थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोस होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अब तो आप लोगों को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इन सब के सूत्र भी याद हो जाने चाहिए। हमने आप लोगों को जितनी बार भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिखा है उनके सूत्र भी साथ में लिखते गए हैं। तथा ग्लूकोज का ये तो होता है अणु सूत्र, जब इसकी संरचना बनाते हैं या ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखते हैं तो इसका संरचना सूत्र होता है CH2OH CHOH का होल 4 CHO। तथा इसमें एक एल्डिहाइड समूह होने के कारण एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, एल्डोस बोलते हैं। तथा यदि आप लोग चाहें तो वीडियो को रोककर इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को अपनी इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही बेसिक रूप में और इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड का दूसरा प्रकार है कीटोस। ये कीटोस क्या होते हैं, वे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह CO समूह होता है कीटोस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस एक कीटोस होता है। इसका सूत्र ग्लूकोज के समान ही C6H12O6 होता है। और फ्रक्टोस का संरचना सूत्र CH2OH CHOS का होल थ्राइस CO CH2OH होता है। क्योंकि इसकी संरचना में CO कीटोन समूह उपस्थित होता है, इसलिए फ्रक्टोस कैसा होता है, कीटोस मोनोसैकेराइड कहलाता है। हम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की तीसरी वीडियो यानी पार्ट तीसरे में कुछ मुख्य कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज की संरचना के बारे में बताएंगे। मोनोसैकेराइड के गुण देखें कि मोनोसैकेराइड के गुण क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तथा ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, शर्कराएं होते हैं। तो जो शर्करा के गुण होते हैं वही मोनोसैकेराइड के गुण होते हैं। यानी नंबर 1 ये क्रिस्टली होते हैं, नंबर 2 ये स्वाद में मीठे होते हैं, तीसरा ये जल में विलेय तथा घुलनशील होते हैं। और यही शर्करा के गुण होते हैं, अर्थात जो शर्करा के गुण होते हैं वही मोनोसैकेराइड के गुण होते हैं। तो संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तथा ओलिगोसैकेराइड 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन किया जा सकता है, अर्थात इन्हें और आगे विभाजित किया जा सकता है। जब हम ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं या इन्हें आगे विभाजित करते हैं तो इनके जल अपघटन से या इन्हें आगे विभाजन करने से हमें मोनोसैकेराइड के उतने ही अणु प्राप्त होते हैं जितने अणुओं से ये मिलकर बने होते हैं। यदि इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनके ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज। जिसमें सुक्रोज का सूत्र कितना होता है, C12H22O11 तथा माल्टोज और लैक्टोज का सूत्र भी सुक्रोज के समान ही C12H22O11 होता है और लैक्टोज का भी C12H22O11 होता है।
इन तीनों के अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है, जिससे ये तीनों अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तथा इसका एक उदाहरण और है रेफिनोस। रेफिनोस इसका अणु सूत्र कितना होता है? C18H32O16। ये भी ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड के टाइप्स प्रकार देखें तो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड। ये क्या होते हैं? यदि हम इसकी परिभाषा इसके नाम के आधार पर देखें तो हमें वो आसानी से समझ में आ जाएगी और हमें आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश पदार्थों का नाम कुछ पदार्थों को छोड़कर उनके गुण और परिभाषा के आधार पर रखा जाता है। यदि डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में देखा जाए तो डाई का मतलब कितना होता है? 2। और ये क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जो मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं। तो डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे? ये ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तथा हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। तथा डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का भी जल अपघटन किया जा सकता है, अर्थात इसे और आगे विभाजित किया जा सकता है। जब हम डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं, अर्थात 2 मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके एग्जाम्पल कौन है? सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज। इनके अणु सूत्र अभी हमने ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा बताए थे, तथा इनका जल अपघटन कैसे किया जाता है, अर्थात इन्हें आगे कैसे विभाजित किया जाता है। तो हम एक में देख लें, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन तीनों का अणु सूत्र समान होता है। यदि हम सुक्रोज ले लें तो उसका सूत्र कितना होगा? C12H22O11। जल अपघटन मतलब जल के अणु से क्रिया कराना, और जल के अणु का सूत्र कितना होता है? H2O होता है। जब सुक्रोज की क्रिया जल से कराते हैं, यानी इसका जल अपघटन करते हैं, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये कितने हैं? 2 अणु हैं, और ये दोनों क्या हैं? मोनोसैकेराइड हैं। यानी सुक्रोज डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन करने पर हमें मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तथा इन दोनों का सूत्र समान होता है, C6H12O6, C6H12O6। तथा एक चीज हम आपको और बता दें, जैसे हमने इस रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखा, तो इस समीकरण का सही होना भी जरूरी है, अर्थात जिसे बोलते हैं समीकरण का संतुलित होना भी जरूरी है, तो ये गलत माना जाएगा। अब हम कैसे पता करें कि ये समीकरण सही है, संतुलित है? तो इसके लिए इस समीकरण में क्रियाकारक यानी अभिकारक और क्रियाफल यानी उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या गिनते हैं। यदि क्रियाकारक और क्रियाफल में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर है तो हमारा समीकरण सही है यानी संतुलित है। और क्रियाकारक क्रियाफल क्या होते हैं? किसी समीकरण में जो बाईं ओर लिखा होता है या बाईं ओर लिखा जाता है उसे क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, तथा जो दाईं ओर लिखा जाता है उसे क्रियाफल या प्रोडक्ट कहते हैं। सुक्रोज में कौन कौन तत्व उपस्थित हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तथा इसमें कितने क्रियाकारक हैं? 2, एक सुक्रोज और दूसरा जल। तो जब हम इसमें तत्व गिनेंगे तो हम दोनों या फिर जितने क्रियाकारक उपस्थित हैं उन सभी में तत्वों की संख्या गिनी जाएगी। इसी प्रकार क्रियाफल में भी किया जाएगा।
सुक्रोज में कार्बन कितने हैं 12, और यहाँ देखें तो 6 ग्लूकोज में 6 फ्रक्टोज में कितने हो गए 12 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं तो सुक्रोज के 22 और 2 जल के तो 22 2 24, यहाँ 12 ग्लूकोज में 12 फ्रक्टोज में यानी 24। ऑक्सीजन सुक्रोज में 11 और जल में 1, 11 1 12, तो 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज में उपस्थित हैं और 6 ऑक्सीजन फ्रक्टोज में उपस्थित हैं। यानी इस समीकरण में क्रियाकारक और क्रियाफल में उपस्थित तत्वों की संख्या समान है, तो ये हमारा समीकरण सही है यानी संतुलित है। तो समीकरण लिखने के साथ साथ उसका सही और संतुलित होना भी जरूरी है, जो हमने आप लोगों को इस समीकरण में बता दिया। तो ओलिगोसैकेराइड का दूसरा प्रकार है ट्राइसैकेराइड। इसकी परिभाषा देखें कि ये क्या होते हैं। हम इसकी परिभाषा इसके नाम से देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। ट्राई, ट्राई का मतलब कितना होता है 3, और ये क्या है ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, और ये एक क्या है ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं जो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ट्राइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड वो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 3 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तथा जब इनका जल अपघटन करते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। चाहे मोनोसैकेराइड हो, चाहे ट्राइसैकेराइड हो, या जो अगला तीसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड हो, जब भी हम इनका जल अपघटन करेंगे या इनका विभाजन करेंगे तो हमेशा हमें मोनोसैकेराइड ही प्राप्त होंगे। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज, जिसका सूत्र होता है C18H32O16 आदि। इसके और भी है लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है रेफिनोज लिया है। अब हम आप लोगों को रेफिनोज का जल अपघटन अर्थात इसे तोड़कर बताएंगे। जब रेफिनोज का जल अपघटन करते हैं यानी जल से क्रिया कराते हैं तो जल के 2 अणु लेते हैं, और ये जल से क्रिया करके यानी इसका जल अपघटन करने पर हमें 2 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होंगे, या 2 फ्रक्टोज और 1 ग्लूकोज का अणु प्राप्त होंगे। इसका सूत्र कितना होता है C18H32O16। जल के 2 अणु लें तो प्लस 2H2O, क्या प्राप्त होगा 2 ग्लूकोज तो C6H12O6, C6H12O6, और 1 फ्रक्टोज तो इसका सूत्र भी कितना होता है C6H12O6। तथा ये समीकरण संतुलित ही नहीं तो हम इसमें भी इसके दोनों ओर इसमें भाग लेने वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या गिन सकते हैं। यदि इनकी संख्या दोनों ओर बराबर है तो ये समीकरण संतुलित है, और यदि बराबर नहीं है तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, मतलब गलत है। तो ये थे ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। इसी प्रकार टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं। इसीलिए ओलिगोसैकेराइड अनेक प्रकार के होते हैं। हमने आपको 2 प्रकार के बताए, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं अनेक प्रकार के। टेट्रासैकेराइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टाडेकेसाइड। अब देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार। ये कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पहला कौन सा पढ़ा था मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये भी ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के समान मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तथा ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में ये अंतर होता है कि ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में ये पता होता है कि ये कितने मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में ये ज्ञात नहीं होता कि ये कितने मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात मोनोसैकेराइड के कितने अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तब इनके लिए अनेक शब्द का यूज किया जाता है, अर्थात ये मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बने होते हैं।
अब यदि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा इसके नाम के आधार पर देखें तो आसानी समझ में आ जाएगी। तो पॉली, जैसा अभी हमने आप लोगों को बताया, पॉली का अर्थ होता है अनेक, पॉली का अर्थ होता है अनेक, अर्थात जब कोई संख्या ज्ञात नहीं होती तो उसके लिए अनेक शब्द का यूज करते हैं और अनेक को ही पॉली बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत, अनेक, अब ये नहीं पता कितने, बहुत हैं, अनेक हैं, और जब बहुत और अनेकों शब्द का यूज किया जाता है तो नॉर्मली हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। तो इसी के आधार पर पॉली और अनेक से इसकी परिभाषा ली गई है तथा इसे शो करने के लिए स्मॉल एन का यूज करते हैं। इसे स्मॉल एन से शो करते हैं। एन का मतलब होता है कि इसमें कितनी संख्या है ज्ञात नहीं है, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 15, 20, 25, 30। यदि संख्या ज्ञात होती तो हम वो संख्या लिख देते, और यदि हमें संख्या ज्ञात नहीं है तो हम उसके लिए हम उसे स्मॉल एन से शो कर देते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? वे कार्बोहाइड्रेट जो अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, तथा इनमें अणुओं की संख्या ज्ञात नहीं होती, इनमें उपस्थित अणुओं की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो ये थी पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन। इसके नाम के आधार पर पॉली का अर्थ होता है अनेक, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बने होते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और अनेक है तो इसलिए हमें ये ज्ञात नहीं होता कि ये कितने अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनमें अणुओं की संख्या ज्ञात नहीं होती, लेकिन इनका जल अपघटन किया जा सकता है, अर्थात इन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है। जब इनका जल अपघटन करते हैं तो मोनोसेकेराइड के उतने अणु प्राप्त होते हैं जितने अणुओं से ये मिलकर बने होते हैं। अब एन यानी अब पॉली यानी अनेक, ये नहीं पता कितने, तो यदि ये 10 से मिलकर बने होंगे तो इनका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 10 अणु प्राप्त होंगे, 20 से बने होंगे तो 20 होंगे, और 50 से बने होंगे तो जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 50 अणु प्राप्त होंगे। इसके एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? तो पहला है स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्युलिन। इनमें से इनके सूत्र थे, यदि इनके अणु सूत्र देखें कि कितने होते हैं तो स्टार्च का अणु सूत्र होता है C6H10O5 होल एन। यहाँ होल एन का अर्थ है कि कार्बोहाइड्रेट के इस अणु की संख्या n है, और n का मान नहीं पता और इसका मान कुछ भी हो सकता है, तो क्या कह सकते हैं कि इस अणु की संख्या अनेक है। तो इस प्रकार स्टार्च C6H10O5 के अनेक अणु से मिलकर बना है, तो स्टार्च क्या हुआ? एक पॉलीसेकेराइड हुआ। इसी प्रकार सेलुलोज का सूत्र भी स्टार्च के समान C6H10O5 होल एन होता है, तथा इसमें भी n का मान नहीं पता, तो क्या कहेंगे कि सेलुलोज में भी C6H10O5 के अनेक अणु उपस्थित होते हैं, और सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड की परिभाषा से एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा से एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हुआ। इसी प्रकार ग्लाइकोजन और इन्युलिन भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, तथा इनमें यदि हमें n का मान नहीं पता तो अब इनका जल अपघटन कैसे करेंगे, अर्थात हमें कैसे पता चलेगा कि इनका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं कि इनका जल अपघटन कैसे किया जाएगा। तो पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन किया जाए कि इसका जल अपघटन कैसे किया जाएगा, अर्थात इन्हें आगे कैसे विभाजित किया जाएगा, तो हम आप लोगों को इसका जल अपघटन करके बताते हैं। जैसे स्टार्च, इसका सूत्र कितना होता है? C6H10O5 का होल एन। इसकी क्रिया किससे करानी है? जल से, तो जल का सूत्र कितना होता है? H2O। लेकिन मेन चीज क्या है यहाँ पे कि यदि स्टार्च में कितने अणु उपस्थित हैं, हमें नहीं ज्ञात कितने हैं, n अणु उपस्थित हैं,
तो जब इसका जल अपघटन कराएंगे यानी जल से क्रिया कराएंगे तो यदि इसमें N अणु उपस्थित हैं तो हम जल के इससे एक कम अणु लेंगे, यानी इसमें N अणु उपस्थित हैं तो हम जल के N-1 अणु लेंगे तथा जब स्टार्च की क्रिया जल से कराते हैं यानी इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज के N अणु प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह N अणुओं से मिलकर बना है तो इसके जल अपघटन पर N मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होंगे। यदि इस समीकरण के सही होने संतुलित होने की बात की जाए तो चूंकि इस समीकरण में हमें क्रियाकारक यानी स्टार्च में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात नहीं है तो हम इसमें दोनों ओर उपस्थित तत्वों की संख्या नहीं गिन सकते, लेकिन अपना ये समीकरण यहाँ पर सही है। अब पॉलीसैकेराइड के गुण देखे जाए, इसके गुण क्या होते हैं तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। जो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन होते हैं ये कैसे होते हैं, अशर्करा पदार्थ होते हैं, अर्थात ये शर्करा नहीं होते। और यहाँ पर पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो इनके जो गुण होंगे वो क्या होंगे, शर्करा से विपरीत होंगे, क्योंकि ये सब क्या होंगे, अशर्करा पदार्थ होते हैं। जैसे नंबर 1 शर्करा जल में विलेय होता है तो ये क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड, ये अविलेय होते हैं। नंबर 2 जो शर्करा होते हैं वो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं तो ये अक्रिस्टलीय होते हैं। नंबर 3 शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं तो ये स्वादहीन होते हैं, अर्थात कड़वे नहीं होते, स्वाद, इनमें कोई स्वाद ही नहीं पाया जाएगा। जो चौथा गुण है ये बहुत ही मोस्ट है, पेपरों तथा कंपटीशन एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही पूछा जाता है कि ये कलिल कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ये बहुत ही इनका मोस्ट गुण है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और याद रखनी होगी कि जो अधिकांश पॉलीसैकेराइड होते हैं वो अविलेय होते हैं, लेकिन कुछ विलेय होते हैं। क्यों, क्योंकि यदि ये कलिल और कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो ये कलिल या कोलाइडी विलयन कब बनाएंगे, जब ये किसी विलायक में विलय होंगे। जब ये किसी विलायक में विलय होंगे तो उसमें विलय होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, अधिकांश पॉलीसैकेराइड तो अविलेय होते हैं लेकिन इनमें से कुछ पॉलीसैकेराइड विलेय होते हैं और ये जिस विलायक में विलेय होते हैं उस विलायक में इन्हें घोलने पर यानी विलेय करने पर ये कौन सा विलयन बनाते हैं, कलिल या कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसे कोलाइडी विलयन भी कहते हैं और कलिल विलयन भी कहते हैं। तो ये थे पॉलीसैकेराइड के गुण। यदि पॉलीसैकेराइड के प्रकार की बात की जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सम पॉलीसैकेराइड और नंबर 2 विषम पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के टाइप्स प्रकार की बात की जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं तो पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सम पॉलीसैकेराइड। इसकी परिभाषा क्या होती है तो हम इसकी परिभाषा भी इसके नाम के आधार पर लें तो सम मतलब क्या होता है, समान, अर्थात जो एक जैसे हो यानी एक ही प्रकार के। पॉली का मतलब बता चुके थे, अनेक, जिन्हें स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जो अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सम पॉलीसैकेराइड की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, सम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी इसकी परिभाषा बहुत ही इजी और इसके नाम के आधार पर है। यदि हम किसी भी चीज की परिभाषा जो पढ़ रहे हैं उसके नाम को अच्छे से जान लें, उसके नाम को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें तो उसकी परिभाषा बहुत ही इजी हो जाती है और हमें आसानी से समझ में आ जाती है और एक बार हम उसे समझकर अपने शब्दों में भी उसे लिख सकते हैं।
यदि सम पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल देखी जाए, इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, और इन दोनों के सूत्र हम आप लोगों को बता चुके कितने होते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का सूत्र समान होता है C6H10O5 का होल N। तथा हमने कार्बोहाइड्रेट की वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही इजीली और बेसिक रूप में डिफाइन किया है। यदि आप लोग पूरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तथा आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो पॉलीसेकेराइड का दूसरा प्रकार है विषम पॉलीसेकेराइड। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा नाम से देखो, विषम। विषम मतलब जो एक जैसे ना हो, यानी एक से अधिक प्रकार के, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, असमान, यानी जो समान न हो। पॉली, पॉली मतलब अनेक, इसे स्मॉल एन प्रदर्शित करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो अनेक मोनोसेकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो विषम पॉलीसेकेराइड की परिभाषा क्या होगी, वे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, विषम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तथा जब इनका जल अपघटन करते हैं तो हमें एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड के अणु से मिलकर बने होते हैं। तो हमें जल अपघटन पर भी वही अणु प्राप्त होते हैं। इन्यूलिन तथा यह एक मोस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम कम जानते हैं, तथा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इनका ज्यादा यूज करते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है, और उसके ऑप्शन में दो कोई ऐसे ऑप्शन दे देगा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और एक इन्यूलिन दे देगा, तथा चौथा ऑप्शन दे देता है इनमें से कोई नहीं। और हम ये कम जानते हैं कि इन्यूलिन भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और अधिकांशतः बच्चे चौथा ऑप्शन टिक कर देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान देना होगा कि इन्यूलिन भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और कैसा होता है, विषम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, तथा हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की इस वीडियो यानी पार्ट 2 में कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताया। तो ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की दूसरी वीडियो है यानी पार्ट 2, और हमने इस वीडियो में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताया कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कितने आधारों में किया जा सकता है। यदि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन का एक बार रिवीजन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण 2 आधारों में किया जा सकता है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। यदि पहले वाले को एक्सप्लेन करें तो पहला है भौतिक गुणों के आधार पर, और इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शर्करा, ये जल में मिले तथा स्वाद में मीठे होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज आदि। नंबर 2 अशर्कराएं, ये स्वादहीन तथा जल में अविलेय होते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन्युलिन आदि। दूसरे आधार पर क्लासिफिकेशन है रासायनिक गुणों के आधार पर। इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तथा मोनो का अर्थ है एक, यानी ये कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से बने होते हैं, इसलिए ना तो इनका जल अपघटन किया जा सकता है और ना ही इनका आंगिक विभाजन किया जा सकता है, अर्थात इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज टाइप्स, इनके प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्डोस, नंबर 2 कीटोस। एल्डोस
वे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है एल्डोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड का दूसरा प्रकार कीटोस। वे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोन समूह होता है कीटोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल फ्रक्टोज। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनका जल अपघटन किया जा सकता है, और जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो मोनोसैकेराइड के उतने ही अणु प्राप्त होते हैं जितने अणुओं से ये मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज। टाइप्स ये अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला डाइसैकेराइड। वे ओलिगोसैकेराइड जो मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। इसका दूसरा प्रकार ट्राइसैकेराइड। ट्राई का अर्थ है 3, यानी वे ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल रेफिनोज। तथा डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड के कोई डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के टाइप्स नहीं होते। इसी प्रकार टेट्रासैकेराइड ओलिगोसैकेराइड होते हैं, पेंटासैकेराइड ओलिगोसैकेराइड होते हैं, हेक्सासैकेराइड ओलिगोसैकेराइड होते हैं। इसलिए ये अनेक प्रकार के होते हैं। अब रासायनिक गुणों के आधार पर तीसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब इनकी संख्या ज्ञात नहीं होती, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो ये भी ओलिगोसैकेराइड के समान होते हैं, अर्थात ये ओलिगोसैकेराइड के समान ही मोनोसैकेराइड अणुओं से बने होते हैं। लेकिन ये कितने मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं उनकी संख्या ज्ञात नहीं होती, अर्थात ये अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन। टाइप्स ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला प्रकार है सम पॉलीसैकेराइड। सम का अर्थ होता है समान, यानी जो एक ही प्रकार के हों। तो ये क्या होते हैं? वे पॉलीसैकेराइड जो एक ही प्रकार के अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं सम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज आदि। दूसरा विषम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। विषम मतलब जो अलग अलग हो, अर्थात जो एक ही प्रकार के ना हो। तो इनकी परिभाषा क्या होती है? वे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो एक से अधिक प्रकार के अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं विषम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल इन्युलिन। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन, और हमने आप लोगों को इस वीडियो में इसे पूरी डिटेल से बताया है, इसका एक एक फैक्ट बताया है और इसकी प्रभाव और इसे इजीली और बेसिक रूप में डिफाइन किया है, पूछ सकते हैं। तथा इसके बाद हम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की तीसरी वीडियो यानी पार्ट तीसरे में विभिन्न कार्बोहाइड्रेटों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां बताएंगे, इनका डिटेल बताएंगे, इनके अणुसूत्र, इनके मुख्य और अन्य नाम, इनके और क्या क्या नाम होते हैं, इनके गुण, इनके प्राप्ति के स्रोत, इनकी संरचनाएं और कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएं। तथा इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड
कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप लोगों का इस टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तथा इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने से पहले आप इस वीडियो को 1 से 2 बार पूरा देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। तो अब देखते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शर्करा कार्बोहाइड्रेट है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सेलुलोज या डी ग्लाइकोजन। ये सारे क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की इस दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 से रिलेटेड हैं, तथा आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करिए, ताकि आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन बन जाएं। तथा आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आंसर गैसिंग कीजिए और अंत में देखिए कि आप लोगों के कितने आंसर सही हैं। तथा इन क्वेश्चनों को कराने के साथ साथ हम हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने के लिए देंगे, जिनका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। तथा जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करने के लिए देंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लेते हैं, क्या है? इनमें से कौन शर्करा कार्बोहाइड्रेट है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सेलुलोज, डी ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ग्लूकोज। तथा आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में करने के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को ग्लूकोज के अलावा ये क्या शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है? 5 शर्करा कार्बोहाइड्रेटों के नाम नीचे कमेंट करके बताना है। 5 शर्करा कार्बोहाइड्रेट के नाम बताना है ग्लूकोज को छोड़कर। अगला दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन अशर्करा कार्बोहाइड्रेट हैं? ए स्टार्च, बी सेलुलोज, सी ग्लाइकोजन या डी ए सभी। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन किया तो शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन है? ग्लूकोज, और इसके ही ऑप्शन में दिया गया है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो नॉर्मल सी बात है, यदि ये शर्करा नहीं तो क्या हुए? अशर्करा हुए। और यदि वीडियो देखा तभी हम बता पाएंगे कि पदार्थ कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा या अशर्करा। तो इसको ऑप्शन क्या दिए हैं? ए स्टार्च दिए हैं इसका ऑप्शन, तो ये भी क्या होता है? अशर्करा। सेलुलोज अशर्करा होता है। सी ग्लाइकोजन ये भी अशर्करा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी अशर्कराएं पदार्थ होते हैं। इसमें आप लोगों को करने के लिए क्वेश्चन है कि ये 3 क्या हो गए? ये 3 हो गए अशर्करा पदार्थ। अब आप लोगों को एक चौथे अशर्करा पदार्थ का नाम बताना है। चौथा अशर्करा पदार्थ क्या है? इसका नीचे आप लोगों को कमेंट करके इसका नाम बताना। चौथा अशर्करा कार्बोहाइड्रेट है ना, पदार्थ नहीं, अशर्करा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है। तीसरा और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी ए व बी दोनों या डी सेलुलोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ए और बी दोनों, क्योंकि ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। तो अब इसका सही आंसर है सी ए व बी दोनों। तथा मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? तो हमने बताए थे, मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अपने सरलतम रूप में पाए जाते हैं और जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? 2 मुख्य मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करने के लिए क्वेश्चन है कि सेलुलोज कैसा होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आप लोगों को ये बताना है कि सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनो, डाई, ट्राई, ओलिगो या पॉलीसैकेराइड।
चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? ए ग्लूकोज व स्टार्च, बी फ्रक्टोज व सेलुलोज, सी स्टार्च व सेलुलोज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देखा जाए, ये क्वेश्चन भी ऊपर के तीसरे क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। तीसरे में क्या देखा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड हैं। और चौथे में ऑप्शन में देखा जाए क्या पूछ रहा है अपन से, पॉलीसेकेराइड। जब पॉलीसेकेराइड पूछ रहा है इसमें, जब इसमें पॉलीसेकेराइड पूछ रहा है तो ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड, यानी ये नहीं हो सकता। फ्रक्टोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड, यानी बी नंबर भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, सी स्टार्च व सेलुलोज। इसका आंसर है सी स्टार्च व सेलुलोज। लिए तथा इस क्वेश्चन में आप लोगों को करने के लिए क्वेश्चन है कि सेलुलोज और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो ये कितने हुए, 2। इसके अलावा आप लोगों को 2 और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेटों के नाम नीचे कमेंट करके बताना है। पॉलीसेकेराइड के नाम बताना है नीचे कमेंट करके। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एल्डोस कार्बोहाइड्रेट है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च, या डी सेलुलोज। तो इसका आंसर क्या हो, तो इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एल्डिहाइड समूह CHO, इसी कारण ये क्या होता है, एल्डोस होता है। जबकि फ्रक्टोज क्या होता है, ये कीटोस होता है, क्योंकि इसमें कीटोन समूह पाया जाता है। तथा इस क्वेश्चन में आप लोगों को करने के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक ट्राइसेकेराइड का नाम बताना है। किसका बताना है नाम, ट्राइसेकेराइड, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनो होते हैं, पॉली में स्टार्च सेलुलोज ये होते हैं। आप लोगों को ट्राइसेकेराइड का नाम नीचे कमेंट करके बताना है। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन कीटोस कार्बोहाइड्रेट है? तो पहले पांचवें क्वेश्चन में देख लिया, ए क्या होता है, एल्डोस, और बी बता दिया क्या होता है, कीटोस होता है। तो इसका आंसर क्या है, बी फ्रक्टोस। फ्रक्टोस कैसा होता है, कीटोस कार्बोहाइड्रेट होता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को करने की क्वेश्चन है कि आप लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके अणु सूत्र नीचे लिखना है कि इन दोनों के अणु सूत्र क्या होते हैं, तथा स्टार्च और सेलुलोज इनके भी नीचे अणु सूत्र नीचे लिख के बताना है कि इन चारों के अणु सूत्र क्या होते हैं। तो ये थे इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तथा ये क्वेश्चन करने से आप लोगों का ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि हमने कुछ इससे अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं। तथा यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर जो हमने आप लोगों के लिए दिए हैं नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की तीसरी वीडियो यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।